देखिए सही चल रहा है ना। हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच से मैं अरुण पाठक आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी संस्था लगातार आपके हित में कार्य करती है। हमारे जितने भी टीम है तत्पर रहती है सदैव आपके लिए कार्य करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा प्रयास है आप सभी के लिए कंटिन्यू तैयारियां कराने का, अब हम लोग नया बैच लेके शुरू करने आ गए। हमें न्यू बैच अलॉट करना है। आज उन स्ट्रेटजियों पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम इतिहास में सफल हो सकते हैं, क्या प्रयास करें, कौन सी स्ट्रेटजी बनाएं, किस तरीके से हमारी स्टडी पद्धति होनी चाहिए, कैसे हमारी तैयारी का तरीका होना चाहिए, किन किन बिंदुओं पर हमें फोकस करना चाहिए, हमें उनकी तैयारियों को आज अंजाम देना है। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, किस तरह ये बातें आगे बढ़ेंगी। तो बस आप भी लोग, जितने भी लोग हैं, बस इसे थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच जाए और हम सभी बेहतर स्थिति में आ जाएं। तो सुचित्रा सिंह जी गुड आफ्टरनून, दीपक राय जी गुड आफ्टरनून, सुमन राय जी, सुमन यादव जी, बहुत सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब ये आप लोग थोड़ा शेयर करने का प्रयास करिए। अमित स्टडी, आइए, स्वागत है। तो शेयर करते रहें क्योंकि शेयर बड़ा आवश्यक है। तो आज जिन बिंदुओं की आप बात करेंगे, आ जाओ, स्वागत। रश्मि त्रिपाठी जी नमस्कार। तो चलिए भाई, देखिए, जो सदैव प्रयास रहा आपके लिए वो इसी स्तर का प्रयास रहा कि हमें आपको अधिक से अधिक नॉलेज देने का कोशिश रहती। आप सभी अच्छी तरीके जानते हैं कि पिछले लगभग 15 वर्षों का जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है वो आपके काम जरूर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और आपको रियलाइज भी हो जाएगा, आभास भी हो जाएगा कि सर जितना कह रहे हैं वो सही है। देखिए, जो प्रश्नों की स्ट्रैटेजी, प्रश्न कैसे बन रहे हैं, इसे पकड़ना होगा। और जब प्रश्न बेसिकली आप समझ जाएंगे कि प्रश्नों का चरित्र कैसा, किस प्रकार से प्रश्न बन रहा है, तो निश्चित आपका चयन हो जाएगा। उसी लेवल से आप फैक्ट का कलेक्शन करेंगे, उसी फैक्ट के अनुसार कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं, फिर आप पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। और पुस्तकों के अध्ययन से जब आपको घबराहट होगी तो उस कंडीशन में आपको एक शिक्षक की आवश्यकता होगी, मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी। तो उस दौरान आपको यह ध्यान देना है कि जो आपका मार्गदर्शक है वो कितना एक्सपीरियंस होल्डर है, उसने कितने एग्जाम को समझा है, कितने लोगों को क्वालिफाई कराया। तो ज्यादा कुछ तो नहीं कहना है, लेकिन समय समय पर हमारे चयनित बच्चे हमसे मिलने आते हैं और हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारी संस्था का यह प्रयास रहता है और ऐसा फिर करूंगा मैं। तो देखिए दोस्तों, इतिहास विषय अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता चला जा रहा, क्योंकि पहले 2013 से पहले का क्या सिस्टम था, मैं तो 2016 देखूंगा। 13 में भी थोड़ा दुरूह प्रश्न आए, लेकिन 2016 का जो टीजीटी का प्रश्न था, देखिए उद्देश्य हमारा टीजीटी, पीजीटी और एलटी है। लेकिन जो एनवीएस और केवीएस के बच्चे, उन्हें भी निराश नहीं होना, क्योंकि इससे बाहर, हमारे द्वारा पढ़ाए गए इतिहास से बाहर वो प्रश्न नहीं आएंगे। उसमें अंतर क्या है, एनवीएस केवीएस, थोड़ा सा वर्ड हिस्ट्री के भी प्रश्न आते हैं, उसे भी हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, ये आपको एकदम तैयारी करके आना है मेरे पास, है ना। सीमा यादव जी, आप कला की क्लास में जुड़िए, वहां सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, सारी बुक शेयर करा दूंगा, है ना। तो आप बिल्कुल पूरी तरीके कला की क्लास में जुड़ेंगी तो वो सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा। और कला की पुस्तकें भी हमने बता रखी है। आप टीचर्स एकेडमी में चली जाए, टीचर्स एकेडमी के ऐप पर आप जाइए, देखिए बहुत एलिजिबिलिटी संबंधी सारी योग्यताएं और बुक्स के बारे में दिया है। और आज जिस क्लास में है, जिस क्लास में मैं हूं, है ना, उसमें आपको सीधे सीधे क्या करना है, मैं इतिहास की स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं। तो आइए दोस्तों, ध्यान से समझिए, जो इतिहास की स्ट्रेटजी, कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो पहली चीज तो इतिहास का आप सिलेबस चाहिए,
आपको पता होना चाहिए कि इतिहास के सिलेबस में क्या क्या है। सबसे मूल चीज है भारतीय इतिहास, है ना, एक सिलेबस भारतीय इतिहास है। दूसरी चीज है कला एवं संस्कृति, भारतीय कला एवं संस्कृति, है ना। और जो तीसरा सिलेबस इसमें जोड़ता है भारत का स्वाधीनता संघर्ष, भारत का स्वाधीनता संघर्ष। और जब हम स्वाधीनता संघर्ष की बात करते हैं तो ये आधुनिक भारत से लेके चलता, आधुनिक भारत का इतिहास एवं भारत का स्वाधीनता संघर्ष, ये ध्यान आप रखना। आधुनिक भारत का इतिहास और भारत का स्वाधीनता संघर्ष ये दो भाग होते हैं, है ना। आधुनिक भारत का इतिहास हालांकि इसी का पार्ट है, लेकिन इसके भी 3 पार्ट हो जाते हैं भाई, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास जान लेंगे जब आधुनिक भारत का इतिहास, तो उसी से जुड़ी है हमारी किस प्रकार से मुगल डायनेस्टी कोलैप्स की और किस प्रकार से यूरोपियों ने आकर नियंत्रण किया और किस प्रकार से यूरोपियों के माध्यम से प्लस हमारे समाज सुधारकों के माध्यम से, हमारे विद्वानों के माध्यम से आधुनिकता की नींव भारत में पड़ी, आधुनिक विरासत की नींव पड़ी और उसी विरासत के आधार पर हमारे कॉन्फिडेंस में वृद्धि हुई, हमारे बौद्धिक कौशल में विकास हुआ। इन सभी का प्रयोग करके हमारे यहां फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत हो गई। तो मित्रों, जो हमने एनालिसिस किया, जो हमने पाया, सर्वाधिक प्रश्न इसी भाग से, सबसे अधिक प्रश्न हमारे इसी भाग से आते हैं। इनसे जो हमने सीरीज देखा, लगभग 20% प्रश्न प्राचीन भारत से आते हैं, 20% प्रश्न प्राचीन भारत से और 20% प्रश्न, देखिए ध्यान से, 20% प्रश्न कला संस्कृति और मध्यकालीन भारत से आते हैं। माने इसमें आप ध्यान दीजिएगा, आप ये समझिए, इसमें थोड़ा सा ले लीजिए 20% प्रश्न, ठीक है, ये कला संस्कृति से प्रश्न आते हैं। और लगभग 15% प्रश्न, 15% प्रश्न जो होते हैं वह मेडाइवल हिस्ट्री से आ जाते हैं, मध्यकालीन भारत से आ जाते हैं। अब बचे शेष प्रश्न 45%, माने ये दोनों मिला के, ये तीनों मिला के कितने हो गए, ये तीनों मिला के लगभग आपके 55% हो गए। और इसके अलावा जो प्रश्न हैं इन तीनों से, माने 45% हिस्ट्री के प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, 45% हिस्ट्री के प्रश्न ऑलमोस्ट इससे आते हैं। जो एक सामान्य आइडिया है, जो एक सेंट्रल आइडिया हमने देखा ओवरऑल एवरेज विभिन्न परीक्षाओं के, वो यही देखा कि अगर संपूर्ण इतिहास की बात करें तो उसमें ज्यादातर प्रश्नों की सीरीज आधुनिक भारतीय इतिहास और भारत का स्वाधीनता संघर्ष से प्रश्न आते हैं। तो हमें टारगेट सबसे ज्यादा इसको लेके करना है। तो हमने जो निर्धारित किया है, हमारा जो नए बैच है, वो नए बैच की शुरुआत हमने यहां से किया है और यहां से हम आपको जोड़ेंगे। इसके बाद हम अतिरिक्त समय लेकर के इन्हें भी आपको पढ़ाएंगे, जिसके द्वारा आपका सबसे मेजर पार्ट सबसे पहले यह तैयार होना चाहिए। यह एक इंटरेस्ट की भी बात होती है ना, यहां पर इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। और कहते हैं किसी विषय पर आपका कंट्रोल जब तक नहीं होगा, जब तक आपका उसमें मन नहीं लगेगा, तब तक उसके फैक्ट नहीं टिकेंगे। तो जो हमारा प्रयास है, जो हम नए बैच को शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, वो इस पार्ट से शुरू करेंगे, क्योंकि 45% का बड़ा रेशियो क्वेश्चन लेके चलता है। और उसके बाद हम जो अतिरिक्त समय निकालेंगे उसमें आपको इनकी भी जानकारी आपको दे देंगे, जिसके द्वारा आपका एक साथ ही सारा कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूं, जैसे ये एक स्ट्रेटजी, तो आप पहले एनालिसिस करिए कि कहां कहां प्रश्नों की सीरीज आई, कितने कितने प्रश्न किन जगहों से आए। पहली चीज तो आपको यह जानना होगा। और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे बताए गए सिस्टम पर विश्वास करिए और हम इसके द्वारा आपको सफलता की ओर निश्चित ले चलेंगे। और ये दावे के साथ कहता हूं कि यदि आप पढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो निश्चित आपको आभास
1 से 2 लेक्चर के माध्यम से ही हो जाएगा। और आज वो झलक आपको मिलेगी, आज वो झलक मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और कैसे तैयारियों को आप अंजाम देंगे। तो जो मेरा अपना तरीका है, अपना जो मानना है, पहले प्रश्नों का एनालिसिस करना, फिर उस पर जोर लगाना जिससे जहां से प्रश्नों की संख्या अधिक आती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फिर हमें यह देखना होगा कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, किस प्रकार के प्रश्न हैं। फिर तीसरा जो प्रमुख मुद्दा है, हमने कहा 3 महत्वपूर्ण बातों पर यदि आप ध्यान दे दीजिए तो आपका चयन निश्चित सुनिश्चित हो जाएगा। तीसरा जो सबसे अहम पहलू है कि आने वाले प्रश्न की पूर्ति किस प्रकार के शिक्षण से संभव होगी, कैसे नोट्स हमें चाहिए और किस प्रकार के शिक्षक की आवश्यकता है। ये सबसे गंभीर बिंदु है। पहला एनालिसिस, कितने परसेंट क्वेश्चन कहां से बनते हैं। दूसरा एनालिसिस, हाउ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रश्न का निर्माण हो रहा है वर्तमान समय में, क्योंकि 2013 से पहले के प्रश्नों की श्रृंखला कुछ और थी और आज प्रश्नों की श्रृंखला कुछ और है। तो इस मुद्दे पर जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तब तक आपका चयन नहीं होगा। तो यह कार्य आप हम पर छोड़ दीजिए, हमारा विश्वास करिए कि ये सारी चीजें हमने कर रखी हैं और अब आपको इसी प्लेटफॉर्म पर चढ़ना है ना। तो दोस्तों, नया बैच जो हमने लॉन्च किया है, हमारा जो प्रयास है, हम पहले इन चीजों को लेके चलेंगे, आधुनिकता की ओर आपको जोड़ेंगे, क्या भैया, ठीक है। और उसके बाद है ना, फिर आपको मैं इन्हें भी जोड़ के पैरेलल पढ़ाता रहूंगा, है ना। तो दो जब क्लास में लेना शुरू करूंगा तो निश्चित आपका कोर्स तेज गति से, जो हमारा टारगेट है 100 दिन के अंदर, 100 डेज के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट कराना, वो निश्चित कंप्लीट होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है भैया। रही बात अब हम कैसे, किन किन पुस्तकों की तैयारी करें, कैसे कैसे कौन सी पुस्तकें चाहिए, तो आपको मैं ढेर सारी पुस्तकों की चर्चा मैं करूंगा जिसके द्वारा आप अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे यूं समझिए कि अब आपको अगर एंशिएंट की तैयारी करना है तो रामबाण किताब है, केसी श्रीवास्तव आपको पढ़ना होगा। एंशिएंट की यदि आपको तैयारी करना है तो आपको निश्चित केसी को पढ़ना होगा, है ना। केसी श्रीवास्तव के बिना आपकी तैयारी अधूरी रहेगी। केसी श्रीवास्तव आप जरूर देखिए। यदि आपको मेडाइवल का नॉलेज लेना है तो इसमें कई किताबें, एससी वर्मा, एलपी शर्मा, जो भी आपको, लईक अहमद, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप पढ़ सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। वैसे एससी वर्मा की किताब काफी अच्छी मानी जाती है, फर्स्ट व सेकेंड वैल्यून मेडाइवल के लिए। और जब हम मॉडर्न की ओर आते हैं दोस्तों, जब हम मॉडर्न में चले आते हैं तो मॉडर्न में हमें बीएल ग्रोवर अवश्य पढ़ लेना चाहिए, यशपाल, बीएल ग्रोवर, और एक और किताबें ले लेना चाहिए यदि आपकी क्षमता है। वैसे एक एक टॉपिक कम से कम तीन राइटरों की पुस्तकें पढ़ेंगे तो बेहतर ढंग से आपका निर्माण होगा। लेकिन यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करना चाहते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट इन 3 किताबों का अध्ययन करिए, इससे तैयार हो जाएगा। और एक स्तरीय प्रैक्टिस पेपर जरूर होना चाहिए। स्तरीय से तात्पर्य आप इतना समझिए, उसके आंसर को कभी विश्वास मत करिएगा, आप सिर्फ विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का ध्यान दीजिएगा। यदि आप उन प्रश्नों को ध्यान देते हैं तो आपको उस लेवल का कंटेंट चाहिए आपको, और उसके फैक्ट चाहिए, फैक्ट विश्वसनीय होने चाहिए। और वो किसने डिफाइन किया, आयोग से मिलता जुलता आंसर है कि नहीं, आयोग के अनुसार मैटर है कि नहीं, ये सारी चीजों का एनालिसिस कर लीजिएगा। और एक बार यदि आपको लगता है कि शिक्षक की आवश्यकता है तो निश्चित हमारे पढ़ाए गए वीडियोस को जरूर देखिएगा, इससे आपको स्वयं कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है भैया। तो जितने भी लोग हैं आप ये ध्यान से समझिए, ये तो बेसिक जानकारी मैंने दी। और अब देखिए पढ़ना कैसे है, जैसे आप हिस्ट्री के किसी भी भाग को उठा लिए, मान लीजिए, है ना, हिस्ट्री के आपने किसी भाग को उठा लिया, यदि आप मान लो एक टॉपिक आपने उठाया सैंधो सभ्यता, मान लीजिए आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता आपने उठा लिया, तो किसी भी टॉपिक की शुरुआत आपको मैं पढ़ाऊंगा कैसे है, या आपको स्वयं कैसे पढ़ना चाहिए। इसकी उत्पत्ति जरूर जाने, है ना, उत्पत्ति के बाद खोजकर्ता, है ना, फिर किसी सभ्यता का कितना विस्तार है,
ठीक है। और फिर इसकी संस्कृति क्या है, संस्कृति भी जरूर जानिए। संस्कृति में आपका धर्म समाज, धर्म और सामाजिक रीति रिवाज ये जरूर आ जाएगा। इसके अलावा इसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, है ना, राजनीति, मैंने पहले तो राजनीति रख लीजिएगा, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, है ना। और इसी संस्कृति में कला एवं तकनीकी ज्ञान, कला एवं तकनीकी ज्ञान का आपको भी ध्यान रखना होगा। तो किसी भी टॉप सिंधु सभ्यता पढ़िए, या आप चले आइए कहां, वैदिक संस्कृति में चले आइए, आप मौर्य काल में चले आइए, किसी भी सिस्टम में चलेंगे तो पहले मौर्यों की उत्पत्ति कैसे हो गई, है ना, इनके मौर्यों के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है, मौर्य साम्राज्य कहां तक विस्तृत था, है ना, मौर्यों की संस्कृति कैसी थी, कला और तकनीकी ज्ञान कैसा था, इनको समझने से पहले इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसके माध्यम से आप बेहतर ढंग से इतिहास के सिस्टम को समझ सकते हैं और एक एक चीजें एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे आपको बताऊं, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, है ना, सिंधु सभ्यता से कई बार ऐसे प्रश्न आए हैं जिनके पास उत्तर आपके पास नहीं। जैसे केनायर के अनुसार सिंधु संस्कृति में सिंधु राजनीतिक जीवन का क्या सिस्टम था। केनायर कौन है, खोजते रहो उसको। केनायर एक राइटर है जिसने सिंधु सभ्यता के बारे में, माने आधुनिक इतिहासकार है जिसने इनके बारे में जानकारी देना शुरू की, है ना। तो ये सब आपको समझना होगा जिससे आप जानकारी ले पाएंगे। कौन है भैया, अमरीश चौधरी, बिल्कुल बिल्कुल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेगुलर क्लास लेता हूं, ठीक है। आइए अब देखिए, अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये तो सामान्य जानकारी हो गई। जैसा कि मैंने कहा, मॉडर्न इंडिया के माध्यम से आपकी शुरुआत कराऊंगा। मॉडर्न इंडिया में यूरोपीय कंपनियां आएंगी, यूरोपीय कंपनियों के द्वारा भारतीय क्षेत्रों में बिजनेस की प्रक्रिया शुरू होगी। बिजनेस प्रक्रिया के द्वारा उनका विस्तार हुआ और विस्तार के दौरान उन्होंने ये देखा कि भारतीय राजनीतिक सिस्टम कैसा है ना, यहां तो आसानी से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए उन्होंने प्रयास शुरू किया। अब जब उन्होंने प्रयास शुरू किया तो इस चक्कर में पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी, इन सभी में संघर्ष शुरू हुआ और इन सभी संघर्षों का रिजल्ट ये आया कि अंग्रेज सभी को एक एक करके किनारे करते हुए अपनी स्थिति मजबूत कर ली। अब उसके पश्चात अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक सिस्टम का यहां निर्माण करना शुरू किया। धीरे धीरे पहले तो कंधे भारतीयों के थे, पहले तो कंधे भारतीयों का प्रयोग किया और बाद में उन्होंने अपने प्रशासनिक सिस्टम का यहां सामंजस्य बैठाना शुरू कर दिया। भारतीयों का प्रयोग करते हुए अंततः उन्होंने अपनी नीतियों का प्रयोग किया। इसी को मैकॉले ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, लॉर्ड मैकाले ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भैया रूप और रंग से दिखने वाला भारतीय, विचार और अभिरुचि से अंग्रेज बनाकर हम यहां शासन करने में सफल हो जाएंगे। तो इस रणनीति के तहत उन्होंने बहुत दिनों तक कार्य किया, लेकिन उनकी यह रणनीति धीरे धीरे डाउन हो गई और अंततः उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का सहारा लिया। इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का क्या परिणाम हुआ, इस बीच में हमारे यहाँ क्रांति हुई। क्रांति के द्वारा अंग्रेजों को यह मैसेज मिल गया कि हम अगर अपनी पे उतर आए तो तुम्हारी जड़ें हिला देंगे, तुम अजेय नहीं हो, तुम्हें हिलाया जा सकता। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल हमारा उसके जरिए आएगा और फिर फ्रीडम स्ट्रगल के द्वारा हमारी पृष्ठभूमि तैयार होगी। अंग्रेजों का संवैधानिक विकास देखेंगे और हम किस प्रकार से संवैधानिक सुधारों की मांग करते हुए हमने कैसे अपने संघर्ष को अंजाम दिया। दो धाराएं हमारे यहां डेवलप हुई, एक एक्सट्रीमिस्ट, एक उदारवादी। दोनों अपने अपने मार्ग से भारत की आजादी का प्रयास करना शुरू हुए और इन सभी प्रयासों में कई मूवमेंट हुए, कई आंदोलन चलाए गए, जैसे बंगाल विभाजन के अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट, है ना। और उधर जब हम जाते हैं तो होम रूल लीग मूवमेंट, फिर हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के अगेंस्ट मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट,
नॉन कोऑपरेशन माने असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सारे मूवमेंटों के जरिए धीरे धीरे अंग्रेजों के दिमाग में ये चीज हम डालने में कामयाब हो गए। अब भारतीय धीरे धीरे जागरूक हो रहा है और भारत को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई कहीं पर कब्जा कर लिया तो वो आसानी से जाने वाला नहीं है, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे संघर्षों में वृद्धि हुई। साथ ही साथ उस समय दुनिया की जो परिस्थितियां थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमने तो अंग्रेजों का सहयोग किया, द्वितीय वर्ल्ड वार में हमने अंग्रेजों से मुंह मोड़ा और अंततः जिसका परिणाम, सारे भारतीयों ने नहीं, कौन से ऐसे भारतीय पार्टियां थी जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों का साथ दिया था? कितने लोग बताएंगे? जितने भी लोग देख रहे हैं जरा बताएं, जितने भी लोग हिस्ट्री क्लास में जुड़े हैं जरा ये बताएं कौन सी भारतीय पार्टियां थी तत्कालीन उस समय की जिन्होंने माने अंग्रेजों का साथ दिया था सेकेंड वर्ल्ड वार में, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व में भारत छोड़ो मूवमेंट चलाया जा रहा था। लेकिन ऐसी कई पार्टियां भारत के उस समय थी, जैसे आज विरोधाभास रहता राजनीतिक दलों में, कंट्रोवर्सी रहती है, ऐसे उस समय भी कंट्रोवर्सी था। सोविका जी, एस के पांडे, कोई किताब नहीं है भैया, गाइड है, तो थोड़ा टेक्स्ट बुक लेने का प्रयास करिए। ये गाइडों से अभी ना काम चलाइए। देखिए जो हमने किताबें बताई उनको उठाइए, थोड़ा बेसिक किताबें पढ़िए, ये गाइडों से काम नहीं चलेगा भैया। बस अभ्यास प्रश्न के लिए एक कोई पुस्तक ले लीजिए जिसमें विभिन्न परीक्षाओं का कलेक्शन दिया हो, शेष स्तरीय किताबें पढ़िए और फिर हमारे लेक्चर सुनिए, है ना, जुड़िए, मेरे पॉइंट्स देखिए और उसके द्वारा चयन अपना सुनिश्चित करिए। ये पूरा हमारा प्रयास है ना। तो कुछ अगर किसी को कुछ और जानना तो जान ले, नहीं इसके बाद कुछ प्रश्नों की मैं झलक दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मॉडर्न इंडिया में प्रश्न बन सकते हैं फ्रीडम स्ट्रगल में, उसको भी मुझे आपको दिखाना है कि कैसे बेहतर प्रश्नों को करते हुए हम चयन सुनिश्चित अपना कर सकते हैं। तो कुछ प्रश्नों की झलक हमें आपको दिखानी है। किसी को कुछ जानना है, किसी को जानना है तो कमेंट करिए फटाफट। जिसे कुछ भी जानना हो कुछ अपना, ठीक है, कमेंट्स प्लीज फटाफट। जल्दी जल्दी बताएं, कुछ प्रश्नों को मैं कराऊंगा, ठीक है। कहां हैं आप सभी लोग? शेयर तो करिए, लाइक और शेयर बनाते रहिए भैया। इतने लोग हो भाई, जरा शेयर भी करिए जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचे कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। इतने बेखबर ना रहिए भाई, ठीक है। आइए तो देखिए बेहतर ढंग से, देखिए सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ? तो बड़ा सिंपल प्रश्न है, इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, प्लासी के युद्ध में, है ना। 23 जून 1757 ये प्लासी के युद्ध में, है ना, सिराज पराजित हुआ। इसकी कहानी और बहुत लंबी है ना, तो वो आप डिटेल में जब आएंगे तब आपको समझ में आएगा, है ना। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे जब आप जोड़ेंगे बेहतर ढंग से आपका निर्माण होता चला जाएगा। चलिए आगे देखिए, अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त दुगुना भत्ता दिया गया? है ना, अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त दुगना भत्ता दिया गया? ध्यान से सुनिए, मीर जाफर, शाह आलम द्वितीय, नजमुद्दौला या डुप्लेक्स, है ना। तो कौन ऐसा था जिसने अंग्रेजों को दोहरा भत्ता दिया? जल्दी फटाफट, शाबाश। कितने लोग जवाब देने? जल्दी जवाब दीजिए, देखने से काम नहीं चलेगा भाई। देखिए एक्टिव रहिए तभी मजा आएगा, बिना एक्टिव रहे मजा नहीं आएगा। ठीक, कोई कमेंट से नहीं आ रहा। ओहो, इतने डर रहे हैं बच्चे आजकल। ये मीर जाफर है, कोई कमेंट्स आपके आ नहीं रहे।
मीर जाफर युद्ध जीतने के पश्चात लगातार ब्रिटिश फौज को धन दिया, एहसानमंद होते हुए कि हम आपकी वजह से हम यह युद्ध जीतने में कामयाब हुए और हम बंगाल के नवाब बनने में सफल हुए। मीर जाफर की हालात बहुत बिगड़ गए आगे चल के। मीर जाफर को क्लाइव का गधा कहा जा रहा है, गीदड़, है ना। तो ये स्थिति उनकी बिगड़ती चली गई। बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को, उच्च जाति भाड़े के सैनिक किसने कहा? बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक किसने कहा? उच्च जातीय भाड़े किस। देखिए ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज आती है, ऐसे ही प्रश्न आते चले जाते हैं और बच्चे देखते के देखते रह जाता है। तो लॉर्ड हार्डिंग ने, हेनरी लॉरेंस ने, चार्ल्स नेपियर में अथवा लॉर्ड ऑकलैंड ने, किसने कहा था भाड़े के सैनिक? जल्दी बोलिए फटाफट। कौन कौन दे रहा है आंसर? ओहो, जितने बहुत आप लोगों की स्थिति अच्छी नहीं लग रही हमको। प्रश्न का जवाब दीजिए, सही या गलत, कुछ भी। ये आदत डालिए कमेंट्स लिखने की, तब तो मजा है। अदरवाइज फिर ऐसे दर्शक बन के रह जाएंगे और किसी लायक नहीं रह जाएंगे। कमेंट्स डालना। ये चार्ल्स नेपियर का स्टेटमेंट है। चार्ल्स नेपियर के बारे में कहा जाता है कि यह सिंध विलय के लिए आतुर था। इसने सिंध जीतने के लिए पूरी अपनी ताकत लगा दी। कहते हैं कि सिंध और नेपियर के बीच प्रेमी प्रेमिका का संबंध था। नेपियर जल्द से जल्द सिंध का विलय करना चाहता था। नेपियर अपनी डायरी में भी लिखा है कि सिंध को जीतने का हमें कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम, यह निजतापूर्ण कार्य है, लेकिन हमें इसे करना है क्योंकि यह फायदेमंद होगा। तो कुछ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट है जो समय अनुसार आपको पकड़ में आ जाएंगे। जब प्लासी का युद्ध हुआ, अपने चरम पर था, तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला? देखिए ये भी प्रश्न है अपने आप में, ये भी एक जबरदस्त प्रश्न है अपने आप में कि जब प्लासी का युद्ध हो रहा था तो सिराजुद्दौला की ओर से कौन ऐसा सिपाही था, कौन ऐसा व्यक्ति था जो जाकर अंग्रेजों से मिल गया और युद्ध देखते ही देखते पलट गया, है ना? कौन अंग्रेजों से जाकर के मिल गया? जल्दी बताएं फटाफट, है ना? राय दुर्लभ, मीर जाफर, जगत सेठ या अमीन चंद? कौन कौन था जो अंग्रेजियों के साथ जाकर, अंग्रेजी फौज के साथ जाकर मिल गया? तो हमको लगता है कि सभी को यह जवाब मालूम होना चाहिए, मीर जाफर, क्योंकि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का यह, है ना, ये मीर बख्शी था। सिराजुद्दौला का क्या था? ये मीर बख्शी। इट मीन्स, मीर बख्शी में तो क्या होता? प्रधान सेनापति। प्रधान, ये सेनापति था और ये युद्ध जैसे शुरू हुआ तुरंत ये अपनी सेना लेकर भाग गया। इसके अलावा मीर मदान, नहीं सॉरी, ये यार लतीफ, राय दुर्लभ, ये सब भी इसके साथ मिलकर भाग गए, है ना? ये मीर जाफर के साथ साथ राय दुर्लभ और यार लतीफ, देखो ध्यान से, यार लतीफ एवं राय दुर्लभ ये सब भी भाग गए। तो सिराजुद्दौला अकेला रह गया। सिराजुद्दौला की ओर से कौन लड़ रहा था? कितने लोग कमेंट्स बताएंगे? सिराजुद्दौला की तरफ से कौन लड़ रहा था? जैसे भाई मीर जाफर, यार लतीफ, राय दुर्लभ, ये तो भाग गए, ये तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के साथ हो गए, क्लाइव के साथ, है ना? तो सिराज की ओर से कौन से सेना नायक लड़ रहे थे? युद्ध दोपहर तक चला था, युद्ध सिर्फ दोपहर तक चला। सिराज की ओर से लड़ने वाले सेनापतियों के नाम बताएं आप, फटाफट जल्दी से बताएं सेनापतियों के नाम, सिराज की तरफ से लड़ने वाले। तो हमको लग रहा है कोई बच्चा नहीं बता पाएगा, है ना? मोहनलाल, मोहनलाल जैसे सेनापति, इब्राहिम गारदी, मनोज मौर्य, यहां कहां चले आए? मनोज मौर्य जी, इब्राहिम गारदी मराठों के साथ लड़ रहा था पानीपत के थर्ड वार में। आपको याद तो आया, लेकिन गलत जगह आया, है ना? गलत जगह। इब्राहिम गारदी तृतीय पानीपत के बैटल में मराठों की ओर से लड़ रहा था। यार लतीफ वगैरह चले, मोहनलाल, है ना? और मीर मदान
तथा मोहनलाल, ये लोग सिराज की ओर से लड़ते हुए दोपहर तक लड़ाई लड़े और अंततः ये धराशायी हो गए। सिराज को युद्ध भूमि से भागना पड़ा और अंततः वह पटना पे गया। पटना में उस पर हमला हुआ, फिर बचा और फिर वापस आया। और सिराज को मारा किसने? सिराज की हत्या किसने कराई? सिराज की हत्या किसने की थी? बताओ। चलो, ऐसे प्रश्न है। मेरा पूछने का मतलब यह है, किसी प्रकार से प्रश्न आते हैं, इसी प्रकार से डेप्थ में जाना पड़ेगा, है ना। चलो और प्रश्न देखो। ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई? दीवानी माने रेवेन्यू वसूली का अधिकार। क्या नाम था? प्रीति दुबे, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो ये देखिए, अब इसमें देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई? 16 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765, 13 अगस्त 1765, 14 अगस्त 1765। कब की बात? ये कब की बात है? शेयर बढ़ाओ, लाइक शेयर करो फटाफट। और दिए गए नंबरों पर भी यदि कोई हमारी आवश्यकता है, यदि जुड़ना है या आपको लगता है कि हमारे सहयोग की जरूरत है, तो ये 9628959237 पर आप संपर्क करिए, मैसेज डालिए, है ना। तो चलिए, बिल्कुल जितने लोगों ने 12 अगस्त दिया है वो सही है। यह प्रयागराज की प्रथम संधि है। प्रयागराज कह दो या उस समय का इलाहाबाद कह दो, है ना। इलाहाबाद की या प्रयागराज की प्रथम संधि हुई थी सिराज उससे, हाँ, शाह आलम द्वितीय से। ये शाह आलम द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय और, है ना, कंपनी के मध्य यह संधि हुई थी। और इस पर किसका सिग्नेचर था? इस पर किस नवाब का सिग्नेचर था? इस संधि पर बंगाल का कौन सा नवाब सिग्नेचर किया था? कितने लोग बताएंगे? बंगाल का नवाब कौन था? हैं? बंगाल का नवाब इस समय कौन था? जवाब दीजिए फटाफट, जितने भी लोग हैं। बंगाल का नवाब कौन था? जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप लोग? चलिए मैं देता हूं जवाब। बहुत बढ़िया, मनोज ने एकदम सही जवाब दिया। और भी लोग ऐसे देंगे। तो ये नजमुद्दौला था, नजमुद्दौला। ये नजमुद्दौला का सिग्नेचर था इसमें। इस समय बंगाल का नवाब, क्योंकि मीर जाफर की लगभग मृत्यु हो गई थी 65 में, और उसी समय इसके यह नियुक्त हुआ था। तो यही है नजमुद्दौला। ठीक है, बहुत बढ़िया। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष प्राप्त की? तो अभी आपने पढ़ा, ये किस वर्ष प्राप्त होगी, है ना। ये होगी 1765, 12 अगस्त। अभी जो पिछला प्रश्न था ये उसकी एक और वैरायटी है कि उस पर इस तरह के भी प्रश्नों का निर्माण होता है। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, दलदली स्थल सुतनाटी में 1690 एडी में किसने कोलकाता की आधारशिला रखी थी? ये प्रश्न भी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी उठा के पूछ लिया था। ये प्रश्न भी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा था कि सुतनाटी, कोलिकाता, गोविंदपुरी में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कहां अपनी आधारशिला रखी? तो इस प्रश्न में ही उत्तर है, सुतनाटी में उसने पहली सबसे आधारशिला रखी थी। किसने? कैप्टन विलियम हीथ, सर चार्ल्स आयर, जॉब चार्नाक अथवा जॉन शर्मन। कौन था इसमें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, बिल्कुल जॉब चार्नाक। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जवाब आप सभी लोगों ने दिया। आइए आगे देख लेते हैं। किस मुगल सूबेदार ने, हमने एक झलक दिखानी थी कि कैसे प्रश्नों का निर्माण होता, कैसे प्रश्न आने होते हैं। किस मुगल सूबेदार ने 1698 ईस्वी में कालीघाट तथा गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अजीम शान, अली वर्दी खान या रेजा खान, या इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए फटाफट, शाबाश मेरे बहादुरों।
अब देखना है जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है भाई, वेरी गुड। कुछ लोगों का ए आंसर, कुछ का बी आंसर, तो जितने लोगों के ए आंसर हैं सब सही है। अजीम उशान, अजीम उशान ने यह जमींदारी सौंपी थी, है ना, शोभा सिंह से लेकर। शोभा सिंह स्थानीय जमींदार था जो विद्रोह किया, उसी से जमींदारी लेकर के उन्होंने इसे किसको दे दिया, इसे अंग्रेजों को सौंप दिया। अब आइए, अंग्रेजों ने आधुनिक कोलकाता की स्थापना कब की, या कलकत्ता की स्थापना कब की, 1700 में, 1660 में, 1690 में या 1680 में? आधुनिक कोलकाता की नींव कब पड़ी या स्थापना उन्होंने कब किया, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लोग आइए, जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगे रहिए, इसी तरह से जवाब देना है। गुड। ये भैया 1690 है, 1690 में सुतनाटी में, सुतनाटी में जॉब चारनाक ने कोलकाता की नींव रखी थी। आधुनिक कोलकाता की नींव 1690 सुतनाटी में उन्होंने रखी थी, है ना। तो जितने भी लोग 90 बताए हैं उन्हीं का आंसर सही है। क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था, माने फर्जी हस्ताक्षर क्लाइव ने करके जो सिग्नेचर हुआ था उसे उन्होंने बाहर छोड़ दिया। अमरजीत जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई। और बताइए, तो इसमें कौन सा, नेल्सन, वॉटसन, पीटरसन या विल्सन, किसका फर्जी हस्ताक्षर प्रयोग करके क्लाइव ने कोलकाता को हथिया लिया? कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसका फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उसने कोलकाता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया? ऐसा कौन था, ऐसा कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जिसका उसने सिग्नेचर प्रयोग किया? तो आपको बता दूं, ये वॉटसन का, वॉटसन, वॉटसन जो है क्लाइव के साथ ये समुद्री मार्ग से आया था बंगाल, है ना, और इसी का फर्जी सिग्नेचर बनाकर उसने क्लाइव ने है ना कोलकाता पर जबरन अधिकार कर लिया। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको मैं आपको दिखाना चाहता था कि प्रश्नों की सीरीज कैसे बनती है, और ऐसे ही कम से कम हजारों प्रश्न की श्रृंखला व्याख्या के साथ कराऊंगा मैं, है ना। टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ, टॉपिक जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे, टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चंस का निर्माण होता चला जाएगा, कराता चला जाऊंगा, और रेगुलर अभ्यास प्रश्न होगा। यदि आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये दावे के साथ कहता हूं कि अति शीघ्र अब आप जुड़ जाइए, क्योंकि एकदम नए सिरे से पढ़ा रहा हूं, आधुनिक भारत की नींव डाल दिया हूं, है ना। और भारतीय इतिहास माने प्राचीन वाला, मेडाइवल वाला, ये भी साथ साथ लेके चलना है। तो ये आपको बेसिकली तैयार रखना होगा। और अगर हमसे आपको लगता है कि मदद की आवश्यकता है, हमारी सहयोग की आवश्यकता है, तो 9628959237 पर आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए, जिससे आप आसानी से जुड़ पाएं। तो कुछ और बातें यदि आपको लगती है कि हमारे सहयोग की जरूरत है तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।